Hello everyone, welcome to my channel. Let's grow together. Students, learning is not just about scoring marks, it's about becoming a better version of ourselves. When we learn together, we grow together. So, students, in this video, we are going to explore the topic Cell the Unit of Life. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। सेल क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग सेल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ह्यूमन के केस में बात करें तो हमारी बॉडी का वो छोटा सा पोर्शन जिसे हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते उसे हम बोलते हैं सेल। सेल को नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा है द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी की सारी जो है वो हमारे पास सेल के अंदर ही होती हैं। इसीलिए हम सेल को जो है वो द यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब आते हैं हम सेल की डेफिनेशन पे। सेल को हम लोग अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। इसको स्ट्रक्चरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। फॉर एग्जाम्पल सेल से मिलकर हमारे पास एक टिश्यू बनता है और टिश्यू के मिलने से हमारे पास ऑर्गन बनता है और ऑर्गन्स के मिलने से हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बन रहा है और इसी तरह से एक कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है। इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। साथ ही हम इसको फंक्शनल यूनिट भी बोल रहे हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि इसको यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस होती हैं लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, प्रोटीन सिंथेसिस। उसी तरह से इसको फंक्शनल यूनिट भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस जो हैं जैसे रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, वो सब जो है वो सेल के अंदर ही होती हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, यूनिसेलुलर, ह्यूमन, मल्टीसेलुलर। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर बोलने का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो है वो मल्टीपल सेल से मिलकर बनी होती है उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये था हमारे पास सेल के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ सेल बायोलॉजी। अब ऐसा नहीं है कि हमें सेल की सारी ऑर्गेनेलीज के बारे में जितने भी इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उन सभी के बारे में हमें पहली बारी में ही पता चल गया था। इसके लिए एक सीक्वेंशियल डिस्कवरी हुई है। सबसे पहले 1665 में हुई थी, फिर 1674 में हुई, फिर 1838 में हुई, फिर 1839 में हुई, फिर 1855 में हुई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 1665 में क्या हुआ। 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया, वो लैब में काम कर रहे थे। उन्होंने एक कॉर्क की स्लाइस ली जिसे हम लोग बार्क ऑफ प्लांट बोलते हैं, उसको लिया और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो जैसे ही उन्होंने उस कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे और उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दे दिया सेल का। और ये जो सेल्स थे वो हमारे पास डेड सेल्स थे। उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि सेल कोई फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसका आंसर हमें मिला 1674 में जब एंटोन वॉन ल्यूनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। अब नेक्स्ट आया हमारे पास शील्डन। इन्होंने 1838 में सबसे पहले प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था। और उसके बाद आते हैं हमारे पास सकवान। इन्होंने 1839 में सबसे पहले एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया था। और नेक्स्ट है हमारे पास 1855 में रोडोल्फ वर्चो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो कि एक लैटिन लैंग्वेज की स्टेटमेंट है जिसका मतलब होता है कि हर सेल, एवरी सेल जो है वो हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर एक सेल है वो डिवाइड होके 2 सेल बन रहे हैं, मतलब जो पेरेंट सेल है उसी से ही डॉटर सेल बन रहे हैं। ये स्टेटमेंट जो थी वो हमारे पास रोडोल्फ वर्चो ने 1855 में दी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज सेल थ्योरी। ये जो सेल थ्योरी है ये हमें दी थी शील्डन एंड सकवान ने प्रीवियस एविडेंसेस को देखते हुए। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि जो नए सेल है वो कैसे बन रहे हैं।
उस चीज़ को जो है वो हमारे पास रुडोल्फ वर्चो ने बताया था। तो देखते हैं सेल थ्योरी की क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बता दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसका मतलब है जितने भी नए सेल हैं वो हमारे पास पुराने सेल से ही बनते हैं। पेरेंट सेल ही डिवाइड होके नए सेल बनाता है, उसी से डॉटर सेल्स बनते हैं। तो नीचे अभी ये डायग्राम में हमारे पास है, हमारे पास सेल थ्योरी, हाउ द आइडिया वाज फॉर्मुलेटेड। तो सबसे पहले हमारे पास शील्डन ने प्लांट सेल को देखा था, तो उन्होंने बोला कि प्लांट जो हैं वो सेल से मिलकर बन रहे हैं। फिर उसके बाद सकवान ने देखा, इन्होंने एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने बोला कि एनिमल जो हैं वो भी हमारे पास सेल से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास रुडोल्फ वर्चो, उन्होंने बोला कि जितने भी हमारे पास नए सेल बन रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं, मतलब पेरेंट सेल ही डिवाइड होके हमारे पास नए सेल की फॉर्मेशन कर रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। वैसे तो हमारे पास सेल जो है वो हमारे पास दो तरह का होता है, इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे। वो होते हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आज जो है वो यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक सेल जो है वो हमारे पास प्लांट्स में और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो हमारे पास वायरस और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। बट फिलहाल हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारे पास प्लांट सेल है उसमें कुछ थोड़ी से माइन्यूट से डिफरेंसेस होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यूकैरियोटिक सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि दोनों में, जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल, जो चीज़ें दोनों में प्रेजेंट होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो ये सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट कहाँ होती है। आप जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें से जो बाहर की जो थिन कवरिंग है इसको हमने नीचे जूम करके दिखाया हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये है हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। मतलब जो सिलेक्टेड मटेरियल है ये सिर्फ उसी को अंदर आने देगी। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। इसके अंदर कुछ जो सब्सटेंसेस हैं उनको भी मूव करने देती है ये। और ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, ये बनी होती है हमारे पास लिपिड एंड प्रोटीन्स की। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम अब इसका पहले जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बाकी इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है, उसकी चीज़ का क्या काम है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें हमारे पास फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है और पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है जो इसकी सरफेस पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन है जो इसके पूरे एरिया को कवर कर रही है, दोनों बाइलेयर को कवर कर रही है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल है, कार्बोहाइड्रेट की चेन है। अब हम नेक्स्ट आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मॉडल है ये जो दिया था हमारे पास सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल्स आए, लेकिन जो हम आज के टाइम में जिसे हम मानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रियल में ऐसा ही होता है, दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फ्लूइड इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो लिपिड्स की मूवमेंट होती रहती है और भी सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती रहती है। और मोज़ेक हम इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये बहुत सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। इसमें हमने जैसे प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि इसके अंदर हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट की चेन्स प्रेजेंट हैं। ये सारी चीज़ों को प्रेजेंट होने की वजह से मल्टीपल स्ट्रक्चर के कोलैबोरेट होने से एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए हम इसको मोज़ेक मॉडल बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आया हमारे पास, इसको किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था
1972 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लिपिड्स फॉर्म्स अ फ्लूइड फॉस्फोलिपिड लेयर। लिपिड्स जो है वो फॉस्फोलिपिड लेयर बनाती है हमारे पास, बाइलेयर होता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द बाइलेयर। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो प्रोटीन थी वो जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है, धंसी होती है अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास लिपिड्स एंड मैनी प्रोटीन्स शो लिटरल मूवमेंट। वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि कैसे ये प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं ये कैसे लिटरल मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेम्ब्रेन इज डायनामिक नॉट रिजिड। मेम्ब्रेन जो है वो डायनामिक है, रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है वो दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। एक है हमारे पास हाइड्रोफोबिक और दूसरा है हमारे पास हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जो है वो हमारे पास टेल होती है और वाटर फेयरिंग होती है, और जो हेड है हमारे पास हाइड्रोफिलिक ये वाटर लविंग होता है। तो सबसे पहले ये था हमारे पास। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो जब ये सारे फॉस्फोलिपिड्स बहुत सारे अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं तो ये अपने आप एक बाइलेयर अरेंजमेंट कर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास बाइलेयर इज फॉर्म्ड। तो देखो आपने कि बहुत सारे जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स थे इन्होंने बाइलेयर स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया है। नेक्स्ट है अब फोर्थ हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन इंसर्टेड। देखो कुछ प्रोटीन जो हैं वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाती हैं, एम्बेड कर लेती हैं खुद को, इन्हें हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो इसकी सरफेस पर प्रेजेंट होती है। फिर वो सरफेस जो है वो इनर भी हो सकती है और आउटर सरफेस भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स के अंदर इंसर्ट रहते हैं और ये फ्लूइडिटी को रेगुलेट करते हैं, मतलब ये इन बाइलेयर्स के अंदर जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की चेन्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट की चेन है अगर ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड के ऊपर प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और अगर ये हमारे पास प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है हमारे पास द फ्लूइड नेचर। अब मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे इसका नाम ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो इसे अब इसके फ्लूइड नेचर को डिस्कस करेंगे हम। हमारे पास ये जो लिपिड्स और प्रोटीन हैं ये लिटरली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूव करती रहती है, और इसी की मूवमेंट की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका फ्लूइड नेचर ये चीज़ शो करती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 10th पिक्चर पे, दैट इज़ इट वाज अ 9th पिक्चर, मोज़ेक पैटर्न। देखो कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, इसीलिए हम इसको मोज़ेक पैटर्न बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट क्रिएट अ मोज़ेक पैटर्न इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसीलिए हम इसको मोज़ेक पैटर्न बोल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10th स्ट्रक्चर है सिलेक्टिवली परमिएबल। ये जो सिलेक्टेड मटेरियल है सिर्फ उसी को अंदर आने देती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास आयंस हैं, ये इन्हीं को अंदर आने दे रही है, और इसके नीचे लिखा है द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, सब्सटेंसेस पास थ्रू द स्पेसिफिक प्रोटीन लाइक चैनल्स और कैरियर्स। ये कुछ प्रोटीन जो हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो एज ए चैनल काम करती हैं, मतलब जो कंटेंट चाहिए होता है सिर्फ उसी को अंदर आने देती हैं, बाकियों को बाहर ही रिपेल कर देती हैं ये। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर एंड साइटोप्लाज्मिक साइट। अब एक्स्ट्रा सेलुलर उसे हम बोलेंगे जो सेल के बाहर का स्ट्रक्चर है, और जहाँ अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं इनर साइटोप्लाज्मिक साइट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन feel to leave them in the comment below. Thank you for watching and see you in the next video.